अस्सलामुअलैकुम बच्चों। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I welcome you all in Spring 2023 बैच ऑफ कैफ 2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के रिजल्ट्स आ चुके, सबके पीआरसी के रिजल्ट्स आ चुके। कितने लोगों के पीआरसी के रिजल्ट्स अभी बाकी हैं? अभी एग्जाम्स दे रहे हो? अच्छा, कल एग्जाम है, संडे को भी? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सही। और बाकियों के पीआरसी के रिजल्ट्स आ चुके हैं? चलो, और जिनके नहीं आए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ने चाहा तो उनके पेपर भी पास हो जाएंगे पीआरसी के, और वो पूरी तरीके से कैफ में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले मेरा मुख्तसर सा तारुफ, और उसके बाद फिर इस कोर्स का इंट्रोडक्शन, और बहुत सारी बातें जो फिर चलती रही। अच्छा, माई नेम इज़ मुनीर मोहम्मद शफ़ी। पता होगा आप लोगों को, माई नेम इज़ मुनीर मोहम्मद शफ़ी, और मैं KNS में टैक्स के सब्जेक्ट का फैकल्टी मेंबर हूँ। CA इंटर में टैक्स प्रैक्टिसेस कैफ 2 के नाम से है। फिर यही सब्जेक्ट CA फाइनल में आपके पास आता है CFAP 5 के नाम से, टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस के नाम से। ठीक है। अच्छा भाई, I am a fellow member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan and a fellow member of ACCA as well. फेलो मेंबर से मुराद होती है कि जो सीनियर मेंबर हो जाते हैं प्रैक्टिस में, इंडस्ट्री में, जिनको काफ़ी टाइम हो जाता है, सो दे गेन द स्टेटस ऑफ फेलोशिप। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फेलो मेंबर ऑफ बोथ द बॉडीज़। काफ़ी टाइम इंडस्ट्री में काम किया। पहले जब आर्टिकल्स मेरी ख़त्म हुई KPMG से, KPMG में एज असिस्टेंट मैनेजर थोड़ा सर्व किया। फिर 5 साल इंडस्ट्री में सीनियर पोजीशन पर काम किया, और उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं जॉब के लिए नहीं हूँ, जॉब मेरे लिए नहीं है। Then I left the job and I started my own chartered accountancy firm in 2019 with the name of HM Chartered Accountants, और उसके बाद से मैं अपनी फर्म भी अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहा हूँ। मैं हूँ, मेरा एक पार्टनर है हमजा, सो वी बोथ आर द पार्टनर्स इन द फर्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्म है जिसमें हम ऑडिट, टैक्स प्रैक्टिस, अकाउंटेंसी असाइनमेंट्स, इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं। और चूँकि टीचिंग मेरा शौक़, मेरा पैशन, तो मैं टीचिंग भी साथ साथ करता हूँ। ठीक है। CA के सब्जेक्ट्स में टैक्स पढ़ाता हूँ, और ACC का एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एडवांस्ड ऑडिट। ठीक है, एडवांस ऑडिट पढ़ाता हूँ, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो इंग्लिश में डिलीवर होता है, तो वो सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल होते हैं। लोकली अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये था मेरा मुख्तसर सा तारुफ। अगर इस सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, टैक्स की मैं बात करूँ, तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आई लव दिस सब्जेक्ट, आई लाइक दिस सब्जेक्ट। उसकी एक वजह ये है क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, हमारे असाइनमेंट से, हमारे डे टू डे वर्क से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, और टीचिंग मेरा शौक भी है। सो बाय द वर्च्यू ऑफ दिस टीचिंग, आपको पता होगा कि टैक्स के अंदर हर साल चेंजेस आती हैं, हर साल अमेंडमेंट्स आती हैं, हर साल एक बजट पास होता है, हर साल एक कानून आता है, फाइनेंस एक्ट आता है, और उस फाइनेंस एक्ट से लॉ में तरामीम होती हैं, लॉ में चेंजेस आ जाती हैं। तो टीचिंग से होता ये है कि एवरी चेंज इज ऑन माई फिंगर टिप। क्योंकि मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे सब चीज़ें याद होती हैं। So it helps me in my professional life a lot. So this passion helps me in my professional life. इसलिए ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो यूँ समझ लो, टैक्स, ऑडिट, ये चीज़ें ओढ़ना बिछोना है हम लोगों का। ठीक है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि ना सिर्फ आपको एकेडमिक और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स का फ्लेवर मिले, बल्कि बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का भी फ्लेवर मिले, विच विल हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तो ये हो गया मेरा मुख्तसर सा तारुफ। अब आओ इस सब्जेक्ट के तारुफ पर, टैक्स प्रैक्टिसेस। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं इसको पिन कर दूं। टैक्स प्रैक्टिसेस,
सीए की जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप उसके सब्जेक्ट्स के ऊपर गौर करेंगे, उसकी सब्जेक्ट की लिस्टिंग पर गौर करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसके सीए इंटर में भी प्रेजेंस है, सी फाइनल में भी प्रेजेंस है, और जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट 3-4 जगह पर आता है आपके पास पीआरसी में भी आता है, आपके पास कैफ 1 में भी आता, कैफ 5 में भी आता, सी फैप 1 में भी आता, तो 4 जगह पर आता है। इसी तरह आप देखते हैं ऑडिट का सब्जेक्ट आपके पास 2 जगह पर आता है, कैफ 8 में भी आएगा, सी फाइनल में भी आएगा। कंपनी लॉ का 2 जगह पर आएगा, सी इंटर में आएगा, सी फाइनल में आएगा। सिमिलरली टैक्स का सब्जेक्ट भी आपके पास 2 जगह पर आएगा, सी इंटर में आएगा कैफ 2 पे, और फिर एक आएगा सी फाइनल में सी फैप 5 पे। टैक्स का सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डिवोटेडली प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिवोटेडली से क्या मुराद है? जिस तरह होता है ना कि एक डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर आप देखते होंगे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाता है, क्या ख्याल है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सीए ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन सीए के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती उनको। उन्होंने सीए सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लिया होता है क्योंकि सर माल बहुत टाइट मिलने वाला है इसमें। ऐसे ही अपने कजन को देखा, अपने दोस्त को देखा, माशाल्लाह अच्छी जॉब चल रही है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, बोले यार ये सीए करना है, बस कुछ हो ना हो सीए करना है। अच्छा भाई सीए में होता क्या है वो हमें नहीं पता, करना सीए। अच्छा तो खैर इंशाल्लाह आपको ये भी पता लग जाएगा हमारे साथ रहेंगे तो कि सीए में क्या करना होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना होता है। अच्छा मैंने ऐसे बहुत से बच्चे भी देखे कि जिसने सीए इंटर तक पढ़ लिया, एंड व्हेन दे स्टार्टेड फर्म लाइफ दे यूज्ड टू से यार हमें तो पता ही नहीं था ये करना होता है सीए के अंदर। मेरे एक दोस्त था फर्म में, और उसके नेचर में मॉडलिंग थी, खुश शक्ल था, तो उसने बोला यार मुनीर अगर मुझे ये पता होता कि सीए के अंदर ये सब कुछ करना है तो मैं कभी सीए ज्वाइन ना करता। इतनी ख्वारी है तो मैं सीए ज्वाइन ना करता, इतना पढ़ना है तो मैं सीए ज्वाइन ना करता, इतना मुश्किल है तो मैं सीए ज्वाइन ना करता। तो भाई उसके लिए अच्छा ये नहीं है कि आपको अच्छे से पता हो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, ये बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद काम क्या करोगे। कोई बंदा अगर डॉक्टर बनता है उसको ये बात पता होती है, नहीं पता होती है कि डॉक्टर बनने के बाद इंसानों की काट पीट कर रहा हूंगा, क्या ख्याल है? कोई इंजीनियर बन रहा होता है उसको ये बात पता होती है, एरोनॉटिकल इंजीनियर अगर बन रहा हूं तो यार जहाज की काट पीट हो रही होगी, जहाज के इंजन होंगे, जहाज के ऊपर रिसर्च हो रही होगी, उसकी एरोडायनेमिक्स पे रिसर्च हो रही होगी, मैकेनिक्स पढ़ रहा होगा, ऐसे ही पता होता है ना। सो डोंट यू थिंक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होना चाहिए क्यों क्या करने वाला है? पता होना चाहिए। अच्छा अब बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करने वाला है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 2-3 स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। वैसे देखा जाए तो प्राइम क्वालिफिकेशन है वो है ये ऑडिट क्वालिफिकेशन। प्राइम क्वालिफिकेशन क्या है? ये ऑडिट क्वालिफिकेशन, सीए। इसका मतलब कि जो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है सर वो ऑडिट कर रहा होगा, हाँ प्राइमरीली, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ऑडिट का लाइसेंस देते हैं। आई एम प्रैक्टिसिंग ऑडिटर, तो मेरे पास ऑडिट का लाइसेंस, मैं ऑडिट कर सकता हूँ। वो ऑडिट क्या होता है? ऑडिट कहते हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको कहते हैं? किसी भी कंपनी का जो हिसाब किताब है, उसने पूरे साल में कितना कमाया, कितना गवाया, उसके क्या एसेट्स हैं, उसकी क्या लायबिलिटीज है, उसका जो पूरा हिसाब किताब है उसको आप रिव्यू कर रहे हो, चेक कर रहे हो, साइन कर रहे हो, अटेस्ट कर रहे हो कि हाँ ये चीज ठीक है। दिस इज ऑडिट। अब उसको रिव्यू कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, अब ये एक पूरी साइंस है जो ऑडिट में आप पढ़ोगे। बात समझ आती? इसी तरह से टैक्स का सब्जेक्ट है विच इज अ वेरी कोर सब्जेक्ट। टैक्स के अंदर लोग फर्म्स में अलग टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं जो टैक्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं।
लोगों के टैक्सेस को फाइल कर रहे होते हैं, लोगों के टैक्सेस के मैटर्स को कंटेस्ट कर रहे होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि सर इस प्रोफेशन के अंदर ये ब्यूटी है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है that you can pursue any specific field in this profession as well, specific field। मतलब कोई बंदा सीए करने के बाद ये चाहे कि मैं जॉब करूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करूं और किसी कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का, लोकल कंपनी का, बड़े ग्रुप का सीएफओ बन जाऊं, हाँ वो बन सकता है, क्योंकि उसने अकाउंटिंग पढ़ी है, उसने फाइनेंस पढ़ी है, उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी है, उसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। सो ही कैन बी द सीएफओ ऑफ अ गुड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कोई ये चाहे कि मैं ऑडिटर बन जाऊं, अपनी फर्म खोल लूं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद मैं अपनी फर्म खोलूं और मैं कंपनीज के ऑडिट्स करूं, यस ही कैन डू दैट। कोई ये चाहे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद टैक्स प्रैक्टिस करूं, यस ही कैन डू दैट। वो फिर सिर्फ टैक्स के असाइनमेंट्स स्पेशलाइज्ड वे में देख रहा होता है। कोई ये चाहे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद मैं कॉर्पोरेट एडवाइजरी में चले जाऊं, कॉर्पोरेट लॉज की एडवाइजरी करूं, कॉर्पोरेट एडवाइजरी करूं, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में चले जाऊं, यस ही कैन डू दैट, क्योंकि उसने कंपनी लॉ भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद ये कहे कि मैं किसी कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाता हूं, चीफ कॉस्ट अकाउंटेंट, यस ही कैन बी। कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको कंपनीज के ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स में मिलेंगे। ट्रेजरी मतलब जो डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा होता है, बैंक्स के ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स में मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ी हुई है। सो दिस क्वालिफिकेशन इज अ वेरी इनरिच्ड क्वालिफिकेशन। ये सिर्फ आपको फाइनेंस नहीं सिखाएगी, अकाउंटिंग नहीं सिखाएगी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के नाम के साथ एक मिसकंसेप्शन आ जाता है, ये तो अकाउंटिंग पढ़नी है हमने। यहाँ पे क्या पढ़नी है? अकाउंटिंग ही अकाउंटिंग पढ़नी है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग ही अकाउंटिंग पढ़नी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग इज 20%, रेस्ट 80% इज अदर देन अकाउंटिंग विच यू हैव टू स्टडी। क्या ये बात आपके दिमाग में घुस रही है? अच्छा, फिर इसका मतलब कि सर जिस फील्ड में, अब हमें तो नहीं पता, अब आज की डेट पे हमें तो नहीं पता हमने किस चीज में अपना कैरियर बनाना है। ऑडिट में अभी ऑडिट पढ़ा ही नहीं था हमने। हो सकता है ऑडिट इतना भा जाए कि हम बोले यार हम तो हैं ही ऑडिट मटेरियल, और सर टैक्स भी नहीं पढ़ा। हो सकता है हमें टैक्स इतना पसंद आ जाए हम बोले यार हम तो पैदा ही टैक्स प्रैक्टिस करने के लिए हुए थे। क्या ख्याल है? अकाउंटिंग में तुम्हें अभी आता क्या है? एक आध छोटा सा सब्जेक्ट पढ़ा, अभी तो असल पिक्चर तो बाकी है। तो तुमको पता लगेगा कि अकाउंटिंग भी और फाइनेंस भी और ये चीज़ें भी इतनी आसान नहीं है, मुश्किल है। इसमें क्या फ्लेवर है? सो यू करंटली यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर। आज खड़े हो गए, मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकता तुमने ये करना चाहिए। क्यों बोलूँ मैं भाई? जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो वो करना चाहिए, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर अगर एंटर हो गए हो तो इंटरेस्ट इन 3-4 जगहों पे डेवलप करना पड़ेगा। कुछ 5वीं जगह पे कर लोगे तो वो सीए की फील्ड नहीं है। बात समझ आ गई? इज एवरीवन गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दूसरा उसूल, तो सर जिस चीज में आई हैव टू प्रैक्टिस, जिस चीज में आई हैव टू एक्सेल, मुझे उस पर कमांड हासिल करनी है। मुझे क्या हासिल करनी है? कमांड हासिल करनी है। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपने काम पर कमांड हासिल करता है, तब जाके वो इंसान को खोल के बैठा हुआ होता है। क्या ख्याल है? क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ने एक इंसान को चीर फाड़ दिया, वो बोल रहा है यार ये तो पता नहीं है, ये वाली वेन आती है ना, इस वाली वेन का फंक्शन क्या होता है, इसको काटना है कि काटना नहीं है, ये तो टॉपिक ही छोड़ दिया था मैंने, बहुत मुश्किल लग रहा था, क्लास में सर समझा रहे थे, ये मैंने टॉपिक ही छोड़ दिया था, अब इस वेन को काटूं कि नहीं काटूं, जाने दूं। हमने कहा नहीं नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है। दैट डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट, तभी तो आप अपनी जान उसके आगे हाथ में लग के चले जाते हो, करो आप ट्रीटमेंट, काट पीट दो। क्या ख्याल है? बिकॉज यू हैव ट्रस्ट ऑन हिज एक्सपर्टीज। तब आप उसको बोलते हो चलो भाई आप कर लो जो करना है। गले का ऑपरेशन करना है, भाई सर सिरे से काट दिया तो गला गर्दन अलग कर दी फिर क्या होगा? नहीं नहीं सर वो एक्सपर्ट बंदा है। लेकिन यार अंदर कुछ ऐसी चीज हुई जो उसने छोड़ दी हो, कोर्स वोर्स में कोई
चॉइस में छोड़ दिया हो, क्या ख्याल है? उस दिन कोई लेक्चर वेक्चर छोड़ दिया हो, मैंने कहा नहीं सर ये तो मसला हो जाएगा बहुत। ऐसा नहीं होता। आज तक जो हुआ, इंटर में तुमने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, अब वो गॉस लॉ तुमको याद नहीं भी होगा तो दफा करो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? उसका कुछ काम नहीं है, जितना था पेपर पास करना था वो पास कर लिया। लेकिन अब जो पढ़ोगे ना, जो पढ़ोगे, ये यूं समझ लो कि ये तुम्हारी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। तुमने फ्यूचर में इसी नॉलेज की बलबूते पे रिज़्क़े हलाल कमाना है। मैं अगर आज अपने आप को देखूं, मेरी अम्मा, मेरी बेगम मुझे बोलती रहती हैं आप आज भी किताबें पढ़ते रहते हैं, ये कैसे पढ़ लेते हैं आप इतनी किताबें? मेरी अम्मा मुझे बोलती रहती है बेटा तू ये किताबें ही पढ़ता रहेगा सारी जिंदगी। मैंने कहा इसी में तो एक नशा है, इसी में तो एक सुरूर है। तो उनको मेरी बातें नहीं समझ आती, आएंगी भी नहीं। इसी से तो मेरी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, यही तो मेरा काम है, यही तो मैं कर रहा हूं, यही तो मैं पढ़ा रहा हूं। भाई एक बंदा सुबह से रात तक अपनी दुकान पर बैठा होता, नहीं बैठा होता, मजा आता है उसको? नहीं आता? हाँ सर नोट मिल रहे होते ना, सर नोट मिल रहे हैं ना इसलिए मजा आ रहा है आपको। देखो वो एक अलग बात है। आप जिस फील्ड में भी मेहनत करोगे, जिस फील्ड में भी जान मारोगे, जिसमें आप अपना खून पसीना लगाओगे, अल्लाह पाक उसमें से आपको पैसे तो दे ही देंगे। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही नहीं आ रही है? लेकिन इस प्रोफेशन की एक प्रेस्टीज है। देखो पैसे तो एक अनपढ़ आदमी भी कमा लेगा ना। ऐसा देखो, ऐसा नहीं है। आज हमें अपनी सोच को ठीक करना है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी हमें नहीं खिलाएगी। देखो सीधी सी बात है, क्लियर योर थॉट्स। ऐसा नहीं होगा कि ये सीए क्वालिफिकेशन हमें रिस्क दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। रिस्क तो अल्लाह पाक देते हैं, और रिस्क अल्लाह पाक सबको देते हैं। रिस्क अल्लाह पाक हर किसी को उतना देते हैं जितना उसके नसीब में लिखा हुआ है। तो कोई सीए नहीं करेगा, हो सकता है हमसे ज्यादा रिस्क कमा रहा हो, और हो क्या सकता है बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा रिस्क कमा रहे हैं। कोई इंजीनियर होगा, बहुत अच्छे इंजीनियर होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा कमा रहा होगा, नहीं कमाते होंगे, कमा रहे होंगे। कारोबारी आदमी होगा, मैट्रिक पास करके बैठा हुआ होगा, दुकान चला रहा होगा, दूध की दुकान चला रहा होगा, मिल्क शेक बेच रहा होगा, आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा होगा। उसने सच सीए किया है? नहीं सर, उसने तो मैट्रिक भी पास नहीं किया, मुश्किल से तो मैट्रिक पास किया उसने, फिर वो इतने पैसे क्यों कमा रहा है? रिस्क पे तुम्हारा कंट्रोल थोड़ी, रिस्क तो देने वाला अल्लाह है। तो सबसे पहले तो हमें अपना थॉट प्रोसेस ठीक करना होगा कि ये क्वालिफिकेशन हमें नहीं खिलाएगी। सीए करने के बाद भी कोई बंदा 4 लाख कमा रहा होगा, कोई 2 कमा रहा होगा, कोई 1 कमा रहा होगा, कोई 10 कमा रहा होगा। अगर सीए की सर्टिफिकेशन पर पैसे मिल रहे हैं तो फिर सबको बराबर मिलने चाहिए। क्या ख्याल है? ऐसा तो नहीं है। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। आज हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करनी है। हाँ सर, लेकिन ये सीए की जो क्वालिफिकेशन है, ये एक सबब जरूर बनेगी, ये एक जरिया जरूर बनेगी, ये एक टूल जरूर बनेगी कि मैं अपना रिस्क हलाल कमा सकूं। क्या ख्याल है? ये एक टूल जरूर बनेगी अल्लाह की तरफ से, जो मुझे रिस्क हलाल कमाने में मदद देगी। अब इसके थ्रू भी कोई रिस्क हलाल भी कमा सकता है, रिस्क हराम भी कमा सकता है। लेकिन आज से हम ये सोचें कि हम ये जो तालीम हासिल कर रहे हैं, हम रिस्क हलाल कमाने के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? रिस्क हलाल कमाने के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं। हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम झूठ बोल के पैसे नहीं कमाएंगे, हम सूद के थ्रू पैसे नहीं कमाएंगे। ठीक है? तो जब कोई ये सोचकर आज ये पढ़ाई भी करेगा ना, तो ये पढ़ाई भी उसके लिए इबादत बन जाएगी। अल्लाह पाक इस पे भी उसको अजर देंगे। कोई ये सोचे मैं इस एजुकेशन को हासिल करके रिस्क हलाल कमाऊंगा और अपने पेरेंट्स को हेल्प आउट करूंगा। आज तक मेरे अब्बा अम्मा ने मुझको पाला है, अब मैं जैसे ही किसी काबिल बनूंगा मैं अपने घर वालों को पालूंगा, मैं इस रिस्क हलाल से अपने बीवी बच्चों को पालूंगा। वो इस नीयत से जब इस पढ़ाई को करेगा तो इस पढ़ने पे भी अल्लाह पाक आपको क्या दे देंगे? अजर दे देंगे। तो अब तुम सोचो कि जो एजुकेशन तुम्हें तुम्हारे रिस्क हलाल कमाने में हेल्प आउट कर रही है, मतलब तुम्हें उसको कितनी डेडिकेशन से पढ़ना चाहिए? मैक्सिमम, नथिंग लेस देन मैक्सिमम।
जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितना तुम्हारा पोटेंशियल है, उस पर पढ़ना चाहिए। क्या ख्याल है सर? अगर मेरी कैपेसिटी है दिन के 10 घंटे पढ़ना, तो मुझे कितना पढ़ना चाहिए? 10 घंटे पढ़ना चाहिए। यू हैव नो अदर ऑब्जेक्टिव इन योर लाइफ, यू आर फुल टाइम स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, आज इस बात को जान लो और इस बात को पहचान लो। तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम पर पैसा लगा रहे हैं, तुम एक पाई पैसा कमा के उनको दे नहीं रहे हो, एंड यू आर ओनली देयर कॉस्ट सेंटर। लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना है, आपको इसका हक अदा करना है। और आप कैसे हक अदा करोगे? एक अच्छे प्रोफेशनल बनके, एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए आपके कोर्स के अंदर जिसमें आप ये सोचो कि यार ये चीज मैं छोड़ देता हूं। आज अगर आपने अपना ये उसूल बना लिया ना कि सीए के किसी सब्जेक्ट की किसी क्लास के अंदर सर कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मुझे समझ ना आए। अगर कोई टीचर ने ऐसी बात कर दी जो मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे हजम नहीं होनी चाहिए, मुझे चैन नहीं आना चाहिए, मुझे सुकून नहीं आना चाहिए। ये होता था मेरे साथ। मेरी अप्रोच बड़ी सिंपल थी। टीचर ने जो बात समझाई, मुझे वो बात समझ आई तो ठीक, नहीं आई, अब जब तक वो बात मुझे समझ नहीं आती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। मैं टीचर से पूछ के ही रहता था, सर ये प्लीज दोबारा समझा दें। भाई मुझे कोई चीज क्यों समझ ना आए, मैं सीए कर रहा हूं, इससे मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा। मैं अगर टैक्स पढ़ रहा हूं तो मैं कल टैक्स प्रैक्टिशनर बनूंगा। तो अगर मुझे कोई टैक्स का ट्रीटमेंट समझ नहीं आएगा तो मैं आगे अपने क्लाइंट को कैसे गाइड करूंगा, मैं उसको टैक्स एडवाइस कैसे दूंगा? दे सकता हूं? तो फिर टॉपिक ही छोड़ दिया बच्चों ने। मैं बता रहा हूं ना बच्चों की, सर ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये मैं छोड़ देता हूं। अबे मतलब ये कोई मैट्रिक इंटर के पर्चे थोड़ी चल रहे हैं, ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है छोड़ दिया। अगर आईकैप इस चीज को इंकरेज करना होता आईकैप को कि टॉपिक छोड़ दो, तो वो पेपर में चॉइस देता, वो तो पेपर में चॉइस नहीं देता। वो बोलता 100% पेपर अटेम्प्ट करो। मतलब भाई 100% अटेम्प्ट करने के बाद भी 50 नहीं आ रहे होते और तुझे छोड़ना है उसमें से भी। आज हम ये नियत करें कि हम अपनी पढ़ाई में, अपनी एजुकेशन में एक्सीलेंस लेकर आएंगे। एक्सीलेंस। हम हर चीज पढ़ेंगे, हम ढंग से पढ़ेंगे। टीचर जो समझाएगा हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आती, जब तक समझ ना आए हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये है प्रोफेशनल स्टडीज। मैं क्लास के हर स्टूडेंट से नहीं पूछ सकता आपको समझ आया, आपको समझ आया, आपको समझ आया, आपको समझ आया, नहीं पूछ सकता। और आप लोग खुद देख लीजिएगा, जब कोई चीज समझा दूंगा, मैं पूछूंगा भी, बेटा सबको समझ आ गया? यस सर। कोई सवाल? नो सर। ठीक है, यहां मेरी जिम्मेदारी हुई थी खत्म। किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं। लेकिन उसके बाद जब मैं पूछता हूं तो बच्चों को नहीं आ रहा होता, बैठे हुए होंगे, देख रहे होंगे, सर ये जहन में नहीं है। लेकिन जब आपको नहीं आया, आप खुद पूछते ना, आप खुद सवाल करते। इसका मतलब कि आप अपने आप से सिंसियर नहीं है। अगर आप अपने आप से सिंसियर हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स से सिंसियर हैं, यू विल प्रोड्यूस एक्सीलेंस इन योर स्टडीज। आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी स्टडीज को करेंगे। और इसके लिए आपको कोई डंडा मारने की जरूरत नहीं है। देखो अभी प्रोफेशनल स्टडीज में ना कोई तुम डंडा नहीं मारेगा। बहुत पुश कर रहा हूँ मैं, बहुत पुश कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है। कभी कभी आप बोलोगे सर इतना पुश क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मैं आपको इतना पुश नहीं करूंगा आप लोग नहीं पढ़ोगे, इसको भी हल्का ले लोगे, लाइट ले लोगे। एक बात बता दूं मेरे बच्चों, कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3 ये पीआरसी नहीं है। दिस इज नॉट पीआरसी। मतलब अगर पीआरसी का लेवल डिफिकल्टी का, अगर पीआरसी का डिफिकल्टी लेवल 3 आउट ऑफ 10 था ना, कैफ का डिफिकल्टी लेवल विल बी 10 आउट ऑफ 10। ऑन द स्केल ऑफ 10 अगर मैं डिफिकल्टी को रेट करूं तो अगर पीआरसी 3 आउट ऑफ 10 था, कैफ इज 10 आउट ऑफ 10। अब आप खुद देख लो कि आपको कितनी जान मारनी है कैफ में। जिस सब्जेक्ट को आसान लोगे वही तुम्हारे लिए डरावना ख्वाब बन जाएगा।
कैफ 2 का सब्जेक्ट मैं खुद कह रहा हूँ आसान है, मैं खुद कह रहा हूँ आसान है, लेकिन अगर तुमने इसको आसान लिया तो ये डरावना ख्वाब बन जाएगा तुम्हारे लिए। ये किसके लिए आसान होगा मैं आज बता दूं, जिसने ढंग से पूरी क्लासेस ली उसके लिए आसान होगा, बस जिसने ढंग से सब्जेक्ट को पढ़ा उसके लिए ये आसान होगा। इसमें धोखा क्या होता है, मैंने पढ़ाया इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी टॉपिक आपको लगेगा ये तो आसान है, ये तो आ गया मुझे, ये तो मुझे समझ आ गया। फिर क्या करोगे, घर जाके उसको रिवाइज नहीं करोगे, उसको देखोगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, अकाउंटिंग में लगे हुए हैं, कॉस्टिंग में लगे हुए हैं, ये भूल जाओगे, ये भूल जाओगे। लॉ है ना, लॉ याद रहेगा तो इसके सम्स हो सकेंगे, इसके न्यूमेरिकल हो सकेंगे। लॉ ही याद नहीं रहेगा तो फिर न्यूमेरिकल भी ठीक से नहीं हो सकेंगे। इसका कोर्स का क्वांटम इतना बड़ा है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना पीछे की चीजें आप भूलते चले जाओगे अगर आपने रिवाइज नहीं करी तो। और इसके अंदर हर चीज इंटरलिंक्ड है, हर चीज इंटरलिंक्ड है। हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, आप देखेंगे इसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम है। एग्जाम में जो सवाल आता है उसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम एक ही सवाल के अंदर एग्जामिनर टेस्ट करता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम। हर कॉन्सेप्ट मिक्सअप होकर टेस्ट होता है, मिक्सअप होकर टेस्ट होता है। सारे टॉपिक्स अलग अलग पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें सारे टॉपिक्स मिक्स होकर आ रहे होंगे। इसका मतलब कि जो पुराना भी जिसने पढ़ा, जिसने पुराने टॉपिक्स भी याद किए और अब उसने रिवाइज नहीं किए हुए, भूल गया, अब वो सवाल को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। Are you getting this? So today, now at this point of time, चल रही क्लास, ठीक है। At this point of time, I need commitment from all of you, from all of you. किस चीज का कमिटमेंट मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद just raise your hand so that I can see that yes you are committed. सबसे पहला कमिटमेंट, सर इंशाल्लाह हम अपनी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करेंगे। पहले सुन लो उसके बाद फिर हाथ रेस करना। सर हम अपनी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करेंगे, कोई क्लास स्किप नहीं करेंगे। सर हम अपनी क्लासेस को पंक्चुअली अटेंड करेंगे, लेट नहीं होंगे। देखो मैं 5-10 मिनट खुद दे रहा होता हूँ, लेकिन अगर आप आधे घंटे बाद आ रहे हो, टॉपिक शुरू कर दिया मैंने, मिस कर दिया आपने बातें, अब पूरी क्लास में आप परेशान रहोगे मेरी बला से। मैं टेंशन नहीं लेता, मैं अगर इतने सारे बच्चों की टेंशन लूंगा तो फिर मैं अपना पढ़ाऊंगा तो। फिर अब ऑनलाइन के बाद दिल को मैंने ये तसल्ली देना शुरू कर दी है, जो भी बंदा आधा घंटा लेट आया होगा वो खुद ही ऑनलाइन लेक्चर से देख के अपने आप उसको कवर कर लेगा, जो कि कभी करता नहीं है। ये ऐसी मैं अपने दिल को तसल्ली दे देता हूँ, वो करता कभी भी नहीं है बच्चा, मुझे पता है ना, इतना सीरियस ही नहीं होता। तीसरी बात, जो होमवर्क मैं दूंगा वो आप लोग कंप्लीट करेंगे। बल्कि तीसरी बात ये कि जो क्लास वर्क मैं कराऊंगा उसको आप क्लास में करेंगे, और चौथी चीज जो मैं होमवर्क में दूंगा वो आप होमवर्क में करेंगे। क्या सब कमिटमेंट करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन सी द इंटेंट एट लीस्ट। गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे भी घरों में हाथ उठा रहे होंगे, घर वाले बोल रहे होंगे क्यों उठा रहे हो, किसको दिखा रहे हो, लेकिन हाँ उठा लो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलना सर को दिखा रहे हैं, जबरदस्त। टैक्स का सब्जेक्ट जब हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह यू विल रियलाइज कि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंशाल्लाह। और आप पिछले स्टूडेंट्स से पूछ सकते हैं कि कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में जब वो तीनों सब्जेक्ट्स को रेट करेंगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि टैक्स का सब्जेक्ट हमें तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पसंद आया और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। पिछले से पिछली दफ़ा का सेशन था, पिछली से पिछली दफ़ा का शायद पीआरसी का, आप लोगों के साथ भी एक पीआरसी का सेशन हमने किया था ना रिसेंटली। तो पिछली दफ़ा वाला जो पीआरसी के जो स्टूडेंट्स थे ना, तो एक सेशन सर साजिद ने कंडक्ट किया था, कैफ की फैकल्टी जिसमें हम लोगों ने मुलाकात की थी सारे पीआरसी के बच्चों से। तो उसमें 2-3 ऐसे बच्चों को इनवाइट किया था कि जिन्होंने सारा कैफ के एनएस से पढ़ा था।
तो उसमें से 2-3 एक पहले बच्चे को बुलाया तो सर ने एक सवाल किया, उसने कहा कि सबसे ज्यादा आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आया? मतलब ही स्टडीड ऑल 8 सब्जेक्ट फ्रॉम KNS. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, ही सेड मुझे टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आया. सो और वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था, बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था. तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि दिस सब्जेक्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. तब उसको पढ़ने में इतना मजा आया दैट ही रेटेड दिस सब्जेक्ट बेस्ट आउट ऑफ ऑल 8. तो उसको पढ़ने में मजा आया. इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. प्रैक्टिकल, यू विल विटनेस एवरीथिंग ऑन योर ओन सेल्फ. आप देख रहे हो. अच्छा, एक और मैं मजे की बात बताऊं. Chartered accountants are assumed to be tax experts. ये चीज हमेशा आपके साथ अटैच रहेगी. जब तक आप इस प्रोफेशन के साथ अटैच रहोगे, ये जुमला हमेशा आपके साथ अटैच रहेगा. जब से मैंने CA क्वालिफाई किया है, जब से मैं प्रोफेशनल फील्ड में आया हूँ, प्रैक्टिकल फील्ड में आया हूँ, मुझे याद नहीं पड़ता किसी ने मुझसे पूछा हो यार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट बता दो, मेजरमेंट कैसे होती है, रिकॉग्निशन कैसी होती है, एंट्रियाँ कैसी होती हैं. मुझे याद नहीं पड़ता किसी ने मुझसे आज तक कोई फाइनेंस का सवाल पूछा हो, अकाउंटिंग का सवाल पूछा हो. लेकिन हर जगह, हर मौके पर जहां जाऊं, कभी किसी फैमिली गैदरिंग में जा रहा हूं, कभी किसी शादी में जा रहा हूं, कभी किसी दोस्त के साथ जा रहा हूं, टैक्स की बात जरूर पूछेगा कि यार टैक्स बहुत लग रहा है यार, टैक्स कैसे कम करूं, ये बता दे यार मुनीर, टैक्स कैसे बचाऊं मैं. किसी गैदरिंग में जाऊंगा, कोई अंकल पकड़ लेंगे, बेटा ये जो भी ये वाली जो नई रिक्वायरमेंट आई है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोगों पे. हर बंदा. नानी के घर जाऊंगा, कभी मामू से मुलाकात हो गई, वो टैक्स की चीजें पूछना शुरू कर देंगे, बेटा ये जो शेयर मैं बेचूंगा उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा. यानी कि बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद एवरीवन. क्या ख्याल है, आप कभी अपने कजन से मिल रहे होगे, या उसको भी टैक्स हिट हो रहा है. हर चीज पर टैक्स हिट हो रहा है. क्या ख्याल है, मोबाइल का कार्ड डलवा रहे हो, उसमें भी टैक्स कट रहा है. बिजली का बिल पे कर रहे हो, उसमें भी टैक्स जा रहा है. क्या ख्याल है, गैस का बिल जा रहा है, उसमें भी टैक्स जा रहा है. पेट्रोल भरवा रहे हो, उसमें भी सेल्स टैक्स है कि नहीं. इंटरनेट का बिल पे कर रहे हो, उसमें भी सेल्स टैक्स भी है और इनकम टैक्स भी. किसी ने देखा है, हैव यू एवर सीन योर इंटरनेट बिल? किसी ने स्टॉर्म फाइबर का बिल देखा हो? देखा है? उसके अंदर एक तो इंटरनेट चार्जेस है, इंटरनेट चार्जेस, फिर एडवांस इनकम टैक्स, फिर सेल्स टैक्स. है कि नहीं? कोई सैलरी अर्न कर रहा है, उस पर सैलरी का टैक्स लग रहा है. कोई शेयर्स बेच रहा है, उस पर टैक्स लग रहा है. कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, उस पर टैक्स लग रहा है. कोई रेंटल इनकम कमा रहा है, उस पर टैक्स लग रहा है. कोई कंपनी में है, CFO की पोजीशन पर बैठा हुआ है, अब उसकी कंपनी की हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, मैं कह रहा हूं हर ट्रांजैक्शन के ऊपर उस पर टैक्स लग रहा है. तो क्या एनी पर्सन कुड बी अ गुड CFO विदाउट हैविंग टैक्स एक्सपर्टीज? नो. So this is part and parcel of every other domain as well. This is part and parcel of every other domain as well. ये सब्जेक्ट. अच्छा, और अगर आप कोई ऐसी इन बातों का जवाब ना पता हो ना, तो लोग कहते नहीं यार ये ढंग का चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, इसको आती नहीं चीजें. इंटरव्यू में जाओगे, जॉब इंटरव्यू में जाओगे, टैक्स का सवाल पूछ रहे होंगे. फर्म के इंटरव्यू में जाओगे, टैक्स का सवाल पूछ रहे होंगे. So a chartered accountant is assumed to be a tax expert. Is assumed to be a tax expert. चाहे भले तुमने टैक्स को पेल पाल के निकाल दिया हो, वो ये समझेंगे तुम टैक्स एक्सपर्ट हो. ठीक है. तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की. जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये इसलिए बताई हैं, पंप अप कर रहा हूँ मैं,
that this subject is of prime importance. अच्छा, फिर एक और बात, this subject is of macroeconomic importance. Macroeconomic importance, क्योंकि टैक्स जब कलेक्ट होता है तो मुल्क का पहिया चलता है, मुल्क की इकोनॉमी का पहिया चलता है। क्या बात समझ आती? ये हर साल जब बजट पास होता है, क्यों पास होता है? ये हमारे सियासतदान एस्टिमेट करते हैं कि पूरे साल के अंदर हमने खर्चे करने हैं, मिसाल के तौर पर हमने पूरे साल में एक्सपेंडिचर करना है, ऐसी मिसाल दे रहा हूं मैं, 100 ट्रिलियन का करना है। कितना खर्चा करना है? वो खर्चे पहले डिटरमिन करते हैं, इतना खर्चा करना है हमने, 100 ट्रिलियन का खर्चा करना है हमने। अच्छा भाई, अब 100 ट्रिलियन आएंगे कहां से? आवाम का खून चूसेंगे ना भाई। टैक्स से आ गए कितने पैसे? रेवेन्यू, इसको कहते हैं रेवेन्यू। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी मैं ऐसी सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। टैक्स रेवेन्यू भी होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। मैंने कहा भाई टैक्स रेवेन्यू से आ जाएंगे आपके पास 60T, नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ जाएंगे आपके पास 10 ट्रिलियन। अच्छा भाई, शॉर्टेज कितनी रह गई? 30 ट्रिलियन। ये क्या रह गया? ये डेफिसिट है, ये बजट डेफिसिट आ गया। ये डेफिसिट कहां से पूरा होता है? ये लोन से पूरा होगा। लोन लेंगे, उधार, भीख मांगेंगे हम, बैंकों से भीख मांगेंगे, IMF से भीख मांगेंगे, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगेंगे, चाइना से भीख मांगेंगे, सऊदीया थोड़ी दे दे तो अच्छा है, ठीक है। तो ये वैसे पूरा होगा डेफिसिट। सबसे जो हमारी इकोनॉमी के दो बड़े चैलेंजेस हैं वो कौन से डेफिसिट्स हैं? सबसे पहला एक बजट डेफिसिट है हमारा, जो हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंज है, और दूसरा जो हमारा चैलेंज है ना, दैट इज वेरी गुड, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। सर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से हो क्या रहा है? बेसिकली देखो, सीन ये है कि हम जो भी चीज परचेज करेंगे दूसरे कंट्री से और जो भी चीज सेल करेंगे, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस होती है डॉलर में, डॉलर। अब आपने एक्सपोर्ट किया, मिसाल के तौर पर 300 मिलियन डॉलर, ये आपने एक्सपोर्ट्स किया, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर से डॉलर आएगा ना, ऐसे कैसे आएगा डॉलर? टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हो रही है, और वीट एक्सपोर्ट हो रहा है, और कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा है, और ये एक्सपोर्ट हो रहा है, जितनी आपकी औकात है उतना आपने एक्सपोर्ट कर लिया। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो है इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। आपको पता है इंडस्ट्रियां तो है नहीं हमारे पास, इतना काम तो हम लोग करते नहीं। हम बोलते हैं भाई हर चीज इंपोर्ट कर लो, हर चीज इंपोर्ट कर लो। अब इम्तियाज में जाओ, कुत्तों के बिस्किट तक तो इंपोर्ट हो रहे हैं, बिल्ली के बिस्किट, कुत्ते के बिस्किट, और इतने महंगे हैं, आप उनकी प्राइस देखेंगे आपके होश उड़ जाएंगे, इतने महंगे। ठीक है, इंपोर्ट, हर चीज तो इंपोर्ट हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपकी इंपोर्ट हो रही हैं, गाड़ियां आपकी इंपोर्ट हो रही हैं, मशीनरी सारी आपकी इंपोर्ट होती है, टेक्निकल तो हर चीज इंपोर्ट ही होती है आपकी। अब होता क्या है, इंपोर्ट आपने कर ली, और इंपोर्ट के लिए आपको डॉलर चाहिए। मिसाल के तौर पर फ्यूल, सबसे बड़ा फ्यूल आपका इंपोर्ट होता है। सब सारी इंपोर्ट्स किस में होती हैं? डॉलर्स में होती हैं, ठीक है। अब आपके पास डॉलर आया कम, जा ज्यादा रहा है, जा ज्यादा रहा है, डिमांड बढ़ गई डॉलर की। हमें डिमांड, हमें चाहिए ना, हमें इंपोर्ट करना है, हमें प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है, उसके लिए डॉलर चाहिए, है ही नहीं डॉलर। अब जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है उसके रेट भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए देखो डॉलर कहां से कहां पहुंच गया।
तो चूंकि हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ये जैसे ही ग्रो होने लगती है ना, ये ग्रो होने लगती है, हमारे डॉलर रिजर्व्स पे पड़ता है प्रेशर, हीट अप हो जाते हैं वो रिजर्व्स, और फिर डॉलर शूट अप करना शुरू हो जाता है। जैसे ही डॉलर शूट अप करता है, लोन जो कि डॉलर में ही डिनोमिनेटेड है वही बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी इकोनॉमी का दो तरफ से जनादा निकलना शुरू हो जाता है। फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। ये पूरा एक साइकिल है जो आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, तो बस तस्कर आ गया तो मैंने इसका जिक्र कर लिया। ये माशाल्लाह आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं ये सारी बातें, ताजी ताजी इकोनॉमिक्स पढ़ के आए। अच्छा भाई, कहने का मतलब ये है कि सर ये जो टैक्स रेवेन्यू है ना, ये टैक्स रेवेन्यू, अब इस टैक्स के अंदर बहुत सारे टैक्सेस हैं मोटे मोटे, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, कैपिटल गेन तो इनकम टैक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे टैक्सेस हैं, और भी छोटे मोटे टैक्सेस हैं। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यूज आते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने 4G का लाइसेंस ऑक्शन कर दिया, 5G का लाइसेंस ऑक्शन कर दिया, पैसे मिलेंगे ना। किसी नई कंपनी को टेलीकॉम का लाइसेंस दे दिया, गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। टोल टैक्स, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। पार्क्स, लोग पार्क्स में जाते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। इसी तरह से जो मुख्तलिफ ठेके मिलते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट के रेवेन्यूज होते हैं। इसी तरह से ट्रेड लाइसेंसेस इशू होते हैं और लाइसेंसेस इशू होते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता होता है। सिविक सेंटर में गाड़ियों की जाके रजिस्ट्रेशन कराते हो, वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है। बाइकों की रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो रेवेन्यू मिल रहा है। क्या ख्याल है? बहुत सारी चीज़ें, फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा होता है रजिस्ट्रेशन वगैरह के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये मैंने आपको एक होलसम पिक्चर दी है कि वाई टैक्स रेवेन्यू, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की चीज़ क्यों है। इसके ऊपर चैप्टर्स हैं आपकी बुक के अंदर, हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे, थोड़े से बोरिंग चैप्टर्स हैं तो हम उसको बाद में पढ़ेंगे। बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है आपकी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इस पेपर के ऊपर, इसकी कंपोजिशन के ऊपर। कितना टाइम हो गया भाई? चलो थोड़ा सा टाइम बाकी है। अच्छा, ये जो पेपर है आपका टैक्स प्रैक्टिसेस का जो पेपर है, इसके 3 हिस्से, 3। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये हैंडआउट्स आप लोग ले लें। ये ऐसा क्यों है बीच बीच में, ये क्यों आ गया? ये ले बेटा, दे दें, पीछे दे देंगे भी। बेटे ये कुछ हैंडआउट्स पता नहीं, मुझे लग रहे हैं कि उसमें कुछ कम पेजेस लगे हुए हैं, तो किसी के पास अगर कोई कम पेज वाला हैंडआउट आ जाए तो मुझे जरा बताना। आखिरी पे इसके समरी आ रही होगी, आखिरी में इस हैंडआउट की समरी आ रही होगी, सही है। हैंडआउट 1 सबको मिल गया, ऑनलाइन वाले बच्चों को मिल जाएगा, टेंशन ना लो। हमने कौन सा आज इससे पढ़ना शुरू कर देना है, हमने इससे आज पढ़ना शुरू नहीं करना, टेंशन ना लो। ये तो बस मैं दे रहा हूँ। ये लो बेटा, पीछे दे दो बेटा। ये हैंडआउट 1 बच गए, दे दो। एनालिसिस आपके पास हैंडआउट 1 सबको मिल गया बेटा। अच्छा, फिर ये जो मैं एक आपके पास डॉक्यूमेंट आएगा जिसके अंदर इस कोर्स की ड्यूरेशन, उसका प्लानर और
उसके कुछ एनालिसिस हैं, मिल गए सबको? तो बेटा मैंने ऑनलाइन, अच्छा बेटा अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो अभी हमारे जो फॉर्मल ऑफिशियल ग्रुप्स होंगे, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के होंगे, उसमें जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम है, 1-2 हफ्ते लगेंगे। अभी जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जिसमें सारे स्टूडेंट्स सब्सक्राइब्ड हैं, अगर आप उसका पार्ट नहीं हैं सो यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा, मुझे सिर्फ मैसेज करना, डियर सर प्लीज़ ऐड अस इन द ग्रुप, बस इतना लिख के करना, ज़्यादा तंग नहीं करना मुझे, सही है? तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ना हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में इन करवा दूंगा, सही है? अच्छा, सवाल जवाब जो हो वो क्लास में करना, कोर्स से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड जो सवाल जवाब हो वो मुझसे क्लास में करना और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए और दिल चाहे मैसेज करने का तो भी मैसेज मत करना, मुझसे मैसेज करके कह देना डियर सर काइंडली गिव मी एनी टाइम टू कॉल यू, मुझे कॉल करके ज़रूर डिस्कस कर लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा, भाई आप मुझे 9 बजे कॉल कर लो, 10 बजे कॉल कर लो, 9:30 बजे कॉल कर लो, मैं इस टाइम पे फ्री होऊंगा, कॉल करके पूछ लो बजाय इसके कि मैसेज पे पूछो मुझसे, ठीक है? अच्छा भाई, अब इस सब्जेक्ट की डिवीजन बाइफर्केशन किस तरह से, इसके 3 मोटे एरियाज हैं, ये एनालिसिस आपके सामने है मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से एनालिसिस। पहले मैं 3 एरियाज लिख देता हूं। सबसे पहला है आपके पास इनकम टैक्स, दूसरा है आपके पास सेल्स टैक्स और तीसरा है आपके पास टैक्स सिस्टम, एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये वाला एक सेक्शन है आपके पास। अच्छा, इनकम टैक्स का जो पोर्शन है ये है अराउंड, अब ये आपकी ग्रेड आई कैप की लिखी हुई है, 5-6 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कर देना भाई, ये 55 से 65, ये 25 से 30 और ये 8 से 10 मार्क्स, ऐसे 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है? ये आप देख लीजिएगा। अच्छा भाई, इनकम टैक्स 55 to 65, सेल्स टैक्स 25 से 30, ये 8 से 10। सबसे बड़ा पोर्शन हमारे पास इनकम टैक्स का है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। सेल्स टैक्स का पोर्शन देख रहे हो हमें कितने मार्क्स दे देता है? 25 से 30 मार्क्स दे देता है। और हैरानकुन बात यह है कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है हमें। हैरानकुन बात यह है, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है, टेक्निकल भी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है और इसमें टाइम कम लगता है। तो जो सबसे आसान एक मेथोडोलॉजी होती है ना पेपर को पास करने वाली, ये 8 से 10 मार्क ये आसान होते हैं बहुत, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पूरी थ्योरी है, प्लेन थ्योरी है, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं होती, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं होती, प्लेन थ्योरी होती है कि आपकी किताब के ये हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, प्लेन थ्योरी होती है। 8 से 10 मार्क्स हमेशा हर अटेम्प्ट में इसमें पक्के, फिक्स, इजी, तो ये 8 से 10 मार्क्स हमेशा बिल्कुल पक्के और आसान। सेल्स टैक्स वो कि हम बड़ा आखिर में शुरू करते हैं लेकिन ये बहुत जल्दी कवर हो जाता है, 25 से 30 मार्क्स, ये आप बहुत आसानी से कैप्चर कर लेते हो। तो अगर कोई बंदा इन दो को सबसे पहले आखिर में रिवाइज करते हुए सबसे पहले रिवाइज कर ले, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा टाइम तो इसी पे लगता है ना और हम भी इसी पे लगाएंगे,
लेकिन ये एंड की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये मैं एंड में भी बताऊंगा। जब कोर्स कवर करने के बाद सबसे पहले, क्योंकि ये चीजें एंड में हो रही होती हैं, तो ये एंड में ही होती हैं और ताजी ताजी होती हैं दिमाग में, ये एंड में ही हो रही होती हैं, और ये एंड में इसीलिए होती हैं ताकि फ्रेश रहें आपके दिमाग में, बासी ना हो जाए, भूल ना जाओ, वरना आप तो माशाल्लाह पढ़ पढ़ा के सब भूल जाते हो ना। तो ये एक तो होता ही एंड में है, क्लोज, यानी कि हमारा कोर्स इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा पेपर से 1 महीने पहले, जो भी पेपर डेट होगी उससे इंशाअल्लाह 1 महीने पहले हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। थोड़ा और जल्दी हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि इस दफ़ा छुट्टियाँ वुट्टियाँ कम होंगी, वरना 1 महीने पहले इंशाअल्लाह हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मुझे। तो जब ये चीज़ आपकी कवर हो रही होगी, आपने उसको उसी वक्त पक्का किया, उसी वक्त रिवाइज किया और इसको डन एंड डस्टेड कर लिया, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया, तो आप ये सोचो कि ये बिल्कुल एंड में होता है, यानी कि हमारी कोर्स के आखिरी के महीने में हो रहा होगा। ये बात समझ आ रही है? यानी कि अगर 6 महीने का सेशन है, 1 महीने पहले मैं कोर्स ऑफ कर रहा हूँ, 5 महीने की स्टडीज़ हैं, तो ये उस 5वें आखिरी महीने के अंदर ये चीज़ें हो रही होंगी। या हो सकता है ये मैं पहले करा दूँ, मेरा दिल चाहने पर है, कब कराता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले 40 मार्क्स अपने काबू में, और ये 2-3 महीने 3 महीने यही चलता रहेगा, इनकम टैक्स चलता रहेगा, इनकम टैक्स इनकम टैक्स इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बता दिया। अच्छा, अब आओ जरा इसकी ड्यूरेशन, अब इसके मार्क्स, जो पेपर में जो मार्क्स आए हैं वो भी देख लो पहले। ये तो मैंने आपको बता दिया। ये आप एनालिसिस वाले पेज पर आओ, हाँ ये वाले नेचर वाइज और सेक्शन वाइज एनालिसिस पे आओ। नेचर वाइज एनालिसिस और सेक्शन वाइज एनालिसिस आ गए सब, खोल लिया सबने? बेटा जो बच्चे बाद में आए हैं वो भी जरा ये ले लो, बल्कि अभी आ जाओ ले जाओ, ये एनालिसिस दे दो, और ये भी देख लो, हैंड आउट नंबर 1 भी दे दो जिनको नहीं मिला हो मेरे बच्चे, देख लो। हैंड आउट 1 देख लेना, किसी के पास अधूरा ना आ गया हो, आखिरी पेज पे समरी लगी हुई होनी चाहिए हैंड आउट 1 की। अच्छा देखो, नेचर वाइज कैफ एनालिसिस, और दूसरा देखो सेक्शन वाइज कैफ 2 पास पेपर एनालिसिस। सेक्शन वाइज एनालिसिस में देखो इनकम टैक्स से कितने मार्क्स का एग्जामिन हो रहा है, देख रहे हो? 66, 69, 62, 64, 61, 60। सेल्स टैक्स से देखो 26, 25, 30, 28, 31, 30, और जनरल थ्योरी ये जो आखिरी वाला पोर्शन है देखो 8, 6, 8, 8, 8, 10, 9, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आई कैप जो है वो अपनी मार्किंग ग्रिड को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, विच इज अ गुड साइन। और हर सब्जेक्ट में आई कैप मार्किंग ग्रिड को इसी तरह फॉलो करता है। ये आप लोगों के लिए बहुत रिलीफ की बात है, क्योंकि जब मैं सीए करता था तो ऐसी मार्किंग ग्रिड को आई कैप फॉलो करता नहीं था, उसकी मर्जी होती थी, जो देना होता था दे देता था, ना स्टडी टेस्ट होती थी ना क्वेश्चन बैंक होता था। अब स्टडी टेक्स्ट भी है, क्वेश्चन बैंक भी है, मार्किंग ग्रिड भी फॉलो हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बस बच्चा पास नहीं हो रहा। अच्छा भाई, पास पेपर एनालिसिस, थ्योरी और प्रैक्टिकल, मैंने ये भी इसमें बताया है कि थ्योरी का पोर्शन कितना एग्जामिन हो रहा है और प्रैक्टिकल कितना एग्जामिन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के अंदर एग्जामिनर ने तबीयत से अपना फोकस किस पे कर दिया है? प्रैक्टिकल साइड पे कर दिया है, तबीयत से। ये मैंने लास्ट अटेम्प्ट में बच्चों को बोला था, वो परेशान थे, सर थ्योरी इतनी ज्यादा, थ्योरी इतनी ज्यादा, थ्योरी इतनी ज्यादा। मैंने बोला तुम लोग 100 बकवास करते रहो, थ्योरी इतनी ज्यादा, पूछेगा प्रैक्टिकल में से, और उसके बाद भी तुम लोग रो रहे होगे क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह पेपर, मैं आपको भी कह रहा हूं, पेपर आपकी अटेम्प्ट का भी इंशाल्लाह बहुत आसान आएगा, क्योंकि कैफ 2 के अंदर एक बात है जो आप लोग खुद नोटिस करेंगे। जब आपको मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा ना, तो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट के सवाल मैं आप लोगों से खुद करवाता हूं, मैं आपसे करवाता हूं। भाई मैं इसलिए आप लोगों से करवाता हूं क्योंकि देखो मैंने यही चीज पिछली अटेम्प्ट में भी पढ़ाई थी, उसके बाद बच्चे पेपर देने गए, तो उनको आना चाहिए ना। तो जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं आपसे वो सवाल आपसे करवाता हूं, करो सवाल, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में भी तो नया सवाल ही आएगा ना। भाई सारे सवाल ही अगर मैं करा दूंगा तो फिर आपका दिमाग क्या चलेगा?
तो मैं आपको कहता हूँ भाई इस सवाल को करो अटेम्प्ट, मेरे सामने अटेम्प्ट करो, और आप खुद देखेंगे कि वो सवाल आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह, और आसानी से कर रहे होंगे पूरे पूरे सवाल अटेम्प्ट। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि हमारी अटेम्प्ट में भी जो सवाल आएगा सर वो बच ना पाएगा इंशाल्लाह। बात समझ आ रही है? कैफ 2 का पेपर मैं क्यों कहता हूं कि हमेशा आसान आता है, इसलिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो सारी चीजें पूछी भी आती हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी दर्जे में, किसी न किसी सवाल के अंदर एग्जामिनर ने पूछी भी होती है। और अगर कोई चीज ऐसी हो जाती है जो नई होती है, वो भी इतनी आसान होती है कि कोई टेंशन की बात ही नहीं होती है। तो इसीलिए कैफ 2 का पेपर इज अ वेरी प्रेडिक्टेबल पेपर, प्रोवाइडेड दैट यू हैव प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड इट। ठीक है, और कवरेज हमारी इंशाल्लाह पूरी होगी, कोई चीज हम छोड़ नहीं रहे होंगे इंशाल्लाह, और टोटल कवरेज अल्लाह के हुक्म से मैं ही करा रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये बातें आपने देख ली हैं। एक इसमें एनालिसिस टॉपिक वाइज भी है, लेकिन टॉपिक वाइज एनालिसिस अभी आप लोगों को ज्यादा कुछ समझ आएगा नहीं, क्योंकि अभी तो टैक्स आपने पढ़ा ही नहीं है। तो जब टैक्स पढ़ लोगे तो टॉपिक वाइज एनालिसिस भी आपकी समझ आ जाएगा। सारे के सारे पास पेपर्स कोशिश हम करते हैं मैक्सिमम क्लास में ही अटेंड कर लें, और इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आप लोग खुद थक जाते हैं कि सर अब बस करें। ठीक है, तो उसकी टेंशन आपने लेनी नहीं है, उसकी टेंशन आपसे ज़्यादा मुझे होती है, ये आप लोग खुद देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहला पेज जिस पर कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स प्लानर आ रहा है वो भी देख लो जरा जल्दी से बेटा। उस कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स प्लानर के ऊपर मैंने टॉपिक वाइज एक एस्टिमेटेड नंबर ऑफ आवर्स लिख दिए हैं, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ आवर्स लिख दिए हैं, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ आवर्स लिख दिए। इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, 7-8 घंटे उस पर लग जाएंगे। फिर टैक्स या रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर 8 घंटे, 4-5 क्लासें लग जाएंगी। इस तरह रिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम, टैक्स क्रेडिट्स हैं। सैलरी इनकम देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा टाइम सैलरी इनकम पे लगता है। कैपिटल गेन एक बड़ा टॉपिक है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो बहुत सारे हमने करने हैं। फिर आप देखें इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह से ये वाले एरियाज हैं जिस पर टाइम ज़्यादा लगता है। सैलरी इनकम हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, इस पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो कोर्स की ड्यूरेशन देखो, आईकैप तो कहता है 120 घंटे का कोर्स है, 110 घंटे का कोर्स है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों की हालात देखते हुए ये 110-120 घंटे का कोर्स रहता नहीं है, ये बहुत बढ़ जाता है प्रैक्टिस के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो ये 250-200 घंटे पे कोर्स जा रहा होता है। ठीक है, और टाइम पर कॉम्प्रोमाइज़ हम इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी बेस बन जाएगी और कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी भर आप लोग दुआएं दोगे अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा भाई, तो ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। अच्छा, फिर आ जाओ हैंडआउट पर जो मैंने आपको दिया है, हैंडआउट 1। अच्छा, हैंडआउट 1 अभी हमारा शुरू नहीं होगा, उसको शुरू होने में टाइम लगेगा, 2-3 क्लासें लग जाएंगी उसको शुरू होने में। लेकिन हमारे हैंडआउट का आमतौर पर ऐसा ही सीक्वेंस रहेगा जो ये है। क्या सीक्वेंस रहेगा? सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे हैंडआउट्स के अंदर गिवन होंगे। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 7 पर आ जाओ। कैफ 2 से रिलेटेड जितने पास्ट पेपर्स होंगे वो इसी हैंडआउट के अंदर साथ साथ हमारे कवर हो रहे होंगे। आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल अभी रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर ऑटम 22 के अंदर ही इस हैंडआउट से सवाल आया है। तो देखो, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है अनइम्पॉर्टेंट है। एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, नथिंग इज अनइम्पॉर्टेंट। दिस इज अ प्रोफेशनल एंड अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। कोर पेपर इसको हम कहते हैं, आपका कोर पेपर है ये टैक्स का पेपर। तो अब आप देख सकते हैं लास्ट अटेम्प्ट के अंदर पेज नंबर 7 पर देख लो, ऑटम 22 के अंदर सवाल आएगा। तो पहला हैंडआउट अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, आखिरी हैंडआउट अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनर की मर्जी, जहां से चाह के जो चुटकुला 1 मार्क 2 मार्क का पूछ ले वो पूछ सकता है। यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट हिज स्कोप। ठीक है, तो ये देखो कैफ 2 के पास पेपर्स सारे हम कवर करेंगे। फिर कैफ 2 के बाद पेज नंबर 11 पर आ जाओ। सीए फाइनल के जो भी क्वेश्चंस इससे रेलेवेंट होंगे, जो रेलेवेंट नजर आ रहे होंगे मुझे, जो मैं टॉपिक्स के साथ डाल सकूंगा, वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर लूंगा। क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर सेम होता है, पेपर बनाने वाला सेम है, कंटेंट स्पेशलिस्ट सेम है। तो सीए फाइनल से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं
जो सीए इंटर के सीए फाइनल के अंदर सवालात करा रहा होता हूँ मैं, सीए फाइनल के सीए इंटर में करवा रहा होता हूँ मैं, तो इससे आप लोगों को एक थोड़ा सा एडवांस लेवल फ्लेवर भी मिल जाएगा। और सबसे एंड में देखें, इस हैंड आउट के सबसे एंड में एक समरी लगी हुई होगी बेटा, नजर आ रही है आपको? क्विक समरी, क्विक समरी। ये क्विक समरी पूरे हैंड आउट को इंशाल्लाह समराइज कर रही होगी, ताकि जो भी चीज़ें आपने इसमें पढ़ी हैं वो क्विकली रिकैप हो जाएं और फिंगर टिप्स पर आपके हमेशा रहें। ठीक है, तो ये हमारा तरीका रहेगा, ये हमारा पैटर्न रहेगा, और इसी पैटर्न के ऊपर हमारे तकरीबन सारे हैंडआउट्स चल रहे होंगे। मेरी प्लानिंग तो ये है कि मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको बुक फॉर्म में सारे हैंडआउट्स और सारा मटेरियल कंपाइल करके दे दूं इंशाल्लाह। लेकिन बुक में होता यही है कि स्टूडेंट को बुक मिल जाती है, वो थोड़ा सा और आराम पसंद हो जाता है, छुट्टियां मरना शुरू कर देता है। हैंडआउट की टेंशन तो होती है, यार सर आज हैंडआउट देंगे, वो लेना है सर, वरना फिर वो हैंडआउट नहीं मिलेगा, सर ने शुरू को उस पर नोटिंग वोटिंग करनी होगी। वो फिर बुक लेने के बाद बंदा और सहल पसंद हो जाता है, मैंने देखा है। लेकिन खैर वो मैं आपको बता दूंगा मैंने क्या करना है, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। अच्छा भाई, तो ये लेकिन ये हैंडआउट अभी हमारा शुरू होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। हमने स्टार्ट करना है बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से, क्योंकि अभी आप लोगों को किसी चीज़ का कुछ भी नहीं पता। तो आओ हम ज़रा स्क्रैच से डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। कोर्स के बारे में काफ़ी बातें हो गई, स्टडी अप्रोच के बारे में काफ़ी बातें हो गई, हम अब अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो आपके पास एनालिसिस वाला पर्चा है, ये जो आपके पास एनालिसिस वाला पर्चा है, इसके आखिरी पेज के ऊपर टैक्स रेट्स दिए हुए, चेक करो। ये जो आपके पास एनालिसिस वाला पर्चा है, हैंडआउट है, उसके लास्ट पेज पे देखो टैक्स रेट्स दिए हुए गिवन है। ये जो टैक्स रेट्स आपके पास गिवन है लास्ट पेज पर, ये आपके पास हर क्लास में होने चाहिए, हर क्लास में ये पर्चा आपके पास होना चाहिए। अब या इसको इसमें से अलग कर लो, इसको एक फाइल में डाल लो। उसूल क्या होता है? उसूल ये है कि सबसे पहले तो आपने टैक्स के लिए एक रजिस्टर बनाना है, ठीक है? इतना रजिस्टर जरूर हो, ठीक है? सब देख लें, ऐसा एक रजिस्टर टैक्स के लिए मुख्तस होना चाहिए, ठीक है? इस तरह की कॉपी भी ठीक है, या रजिस्टर भी ठीक है। देखो रजिस्टर का फायदा ये होता है, इसका पेज थोड़ा सा बड़ा होता है, सवालात टैक्स के बड़े होते हैं, मतलब सेल्स टैक्स के सवाल तो बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है? और इनकम टैक्स का भी जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखोगे तो वो 2-2 पेज के ऊपर, 3-3 पेज के ऊपर चले जाएंगे आपके। तो बहुत छोटी कॉपी भी ना हो, और प्रॉपर ढंग का रजिस्टर डे 1 से मेंटेन्ड हो। दिस शोज योर सीरियसनेस। अगर आज भी, कल भी, मतलब 1-2 दिन में भी रजिस्टर्स आप लोगों के पास नजर नहीं आएंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने सीरियस हो। और मुझे सिर्फ 1 हफ्ते में पता लगना शुरू हो जाता है, मैं बताता नहीं किसी को, कि कौन टाइम पास करने के लिए बैठा हुआ है और कौन 6 महीने में, साल में सीए को क्विट करके जा रहा होगा। ये मुझे पता लगना शुरू हो जाता है। और ये आप खुद देखोगे कि जब मैं एक्सप्लेन करने के बाद सवालात पूछूंगा ना जिस बच्चे से, बहुत से बच्चे हाथ रेस कर रहे होंगे, सर मैं जिस बच्चे से पूछूंगा ना उसको आता नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए कि अब टीचर, स्टूडेंट का फेस रीड करना आ जाता है टीचर को। मैं आपको बताऊं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद भी सवाल पेंसिल से कर रहे होगे आप लोग। ये तो तुमने ऐसी उठाई हुई है तो तुम फंस गए। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चे सवालात पेंसिल से कर रहे होंगे। मुझे नहीं समझ आता क्यों। use pen, always use pen, and use that pen which you are intending to use in your examination.
इसका मतलब ये है कि अगर पियानो का पेन इस्तेमाल कर रहे हो तो पेपर में पियानो इस्तेमाल करना है तो आज से पियानो ही इस्तेमाल करो। पेपर के अंदर अगर ये वाला डॉलर क्लिपर का पेन इस्तेमाल करोगे तो आज से डॉलर क्लिपर का पेन ही इस्तेमाल करो। अगर पेपर में पार्कर इस्तेमाल करोगे तो आज से वो पार्कर इस्तेमाल करो। जो करना है करो, बट यूज द सेम पेन, डोंट चेंज इट। उस पर हाथ सेट हो जाता है आपका, ठीक है। दूसरी बात, कैलकुलेटर परचेज कर लो। FX 991 ES मेरा फेवरेट, आप लोगों का फेवरेट है कि नहीं है देख लो, लेकिन ये FX 991 ES परचेज कर लो। ES भी आता है, ES प्लस भी आता है। एक दफा खर्चा कर लो, चाइना वाला कैलकुलेटर मत खरीदना, 200-300 रुपए वाला, 400 रुपए वाला, 500 रुपए वाला कोशिश करो मत खरीदो। एक दफा खर्चा कर लो, ओरिजिनल कैलकुलेटर मिलता होगा 2500 से 3000 के बीच में, मेरा ख्याल है यही रेट चल रहा। 4.5 तक पहुंच गए, महंगाई बढ़ गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये तो देखो महंगाई बढ़ती चली जा रही है ना, डॉलर कहाँ पहुंच गया, महंगाई कहाँ पहुंच गई, फ्यूल कहाँ पहुंच गया। तो ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये आप लोगों का कंसर्न है, परचेज आपने करना है। लेकिन FX 991 ES का ओरिजिनल वाला वर्जन परचेज कर लो, चाहे 3000 का हो चाहे 4000 का हो, खरीद लो। ये एक ही दफा का खर्चा है। कौन सा? ये कितने का होता है? FX 991 EX है ये। हाँ सही है, इसमें सारी चीजें हैं, अवेलेबल है, नजर आ रही है। ये वाला ये वो तो नहीं, कॉपी तो नहीं है? नहीं। कितने का ये? बस सही है, सही है। ये जो 3-4 हजार वाले ब्रैकेट वाले हैं ना, वो ठीक है। बाकी वाले जो है ना, रिजल्ट अजीब से दे देते हैं, 2+2 5 दे देते हैं। ऐसे ही कह रहा हूं मैं, लेकिन वो ज्यादा अच्छा चलते नहीं है, ठीक है, वो खराब हो जाते हैं, ये लंबा चलते हैं। मुझे ऐसा याद पड़ता है, द कैलकुलेटर विच आई बॉट इन मैट्रिक और इंटरमीडिएट, वो मेरा CA फाइनल तक चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक ही दफा परचेज किया था, एक ही दफा मैंने परचेज किया था ये ढंग वाला। उस वक्त जाहिर सी बात है थोड़े से रेट कम थे, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि शायद 2000-2500 के बीच में मैंने परचेज किया था, 2000 तक का होगा। तो वो फिर पूरे CA की जर्नी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वही चला। तो ढंग का कैलकुलेटर परचेज कर लो, ये कर लो, रजिस्टर परचेज कर लो, कैलकुलेटर परचेज कर लो, पेन अपने पास रखो, प्रॉपर ब्लैक पेन जो यूज करोगे तुम, ब्लैक ही यूज होती है पेपर के अंदर, ऐसा ही है ना, तो ब्लैक ही यूज करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फाइल बना लो जिसमें ये हैंडआउट सारे आप लगा रहे हो। हैंडआउट्स आपके आने चाहिए क्लास के अंदर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स रेट कार्ड, ये मत भूलना। अगर आप लोग कैलकुलेटर भूल रहे हो, रजिस्टर भूल रहे हो, टैक्स रेट कार्ड भूल रहे हो, इसका मतलब कि आप अपनी इस पढ़ाई से सिंसियर नहीं हो। फिर आपका पेपर पास हो फेल हो, ये फिर अल्लाह ही जानता है, मुझे नहीं पता। अच्छा भाई, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, आ जाओ भाई। क्या मतलब है सर इसका, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, इसको देखो याद रखने का बहुत शॉर्ट तरीका है। डायरेक्ट टैक्स को याद रखने का तरीका यह है कि दिस इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर। और सर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्टली नहीं लग रहा होगा, नहीं वो डायरेक्टली नहीं लग रहा होगा, जाहिर सी बात है, इसीलिए तो उसको इनडायरेक्ट बोल दिया हमने आपकी आसानी के लिए। क्या ख्याल है? अच्छा, डायरेक्ट टैक्स, सर डायरेक्ट टैक्स की कोई एग्जांपल दे दें। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा सर, और इसकी क्या खुसूसियत है? और इसकी खुसूसियत ये है, पेमेंट of tax and burden of tax on same person। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत आसान मतलब है।
मिसाल के तौर पर मेरी साल की इनकम अज्यूम कर लो 24 लाख है, अज्यूम ही करना पड़ेगी, एक्चुअल तो बताऊंगा नहीं मैं। साल की इनकम 24 लाख है, अब मेरी इनकम पे टैक्स कौन देगा? वो तो मैं ही दूंगा ना यार। कोई कंपनी है, उस कंपनी का प्रॉफिट 24 लाख है, तो उसका टैक्स कौन देगा? वो कंपनी ही देगी ना। क्या ख्याल है? कंपनीज के ऊपर टैक्स रेट होता है 29% का, कंपनीज के ऊपर। तो अब अगर कंपनी पर टैक्स रेट है 29%, तो ये 29% डायरेक्टली किस पर अप्लाई हो जाएगा? 24 लाख पे, प्रॉफिट पे। बात समझ आती है? अगर सर इंडिविजुअल, मिसाल के तौर पर मिस्टर ए की इनकम है 9 लाख और मैं कहूं मिस्टर ए का इनकम टैक्स इनकम है कितनी? 9 लाख। अच्छा, अभी इनकम की डेफिनेशन पे नहीं आया मैं, इनकम की डेफिनेशन भी टेक्निकल डेफिनेशन है। इनकम है क्या? अभी हमारे जहनों में जो भी इनकम का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है। जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मैं इसकी बहुत डिटेल में, गहराई में जा रहा हूं कि भाई इनकम बोलते किसको है। अज्यूम कर लो कि मिस्टर ए ने इनकम अर्न करी 9 लाख। इनकम टैक्स किस पर लगेगा? सर मिस्टर ए की इनकम पर लगेगा, डायरेक्टली लगेगा, डायरेक्टली रेट इस पर अप्लाई होगा। कौन सा रेट अप्लाई होगा? ये रेट कार्ड में लिखा हुआ है। अब देखो, ये जो रेट कार्ड गिवन है ना आपको, इस रेट कार्ड में 2 डब्बे गिवन है। डब्बा नंबर 1 भी गिवन है, डब्बा नंबर 2 भी गिवन है। अच्छा, ये डब्बा 1 कब इस्तेमाल होगा, 2 कब इस्तेमाल होगा, इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, ये वक्त के साथ साथ हम डिटेल में जाएंगे। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो मैं आपको अपफ्रंट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों का लेवल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए आप, अभी तो छोटे बच्चे हो ना टैक्स की दुनिया में, तो सब पता लग जाएगा आपको। लेकिन जिस डब्बे को भी मैं यूज करने को बोलूं उसको आप लोग यूज कर लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर डब्बा नंबर 2 यूज करें, डब्बा नंबर 2 यूज करें, तो जरा बताएं मिस्टर ए का इनकम टैक्स कैसे निकलेगा? देखो, डब्बा नंबर 2 क्या कहता है? वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख। 6 लाख से एक्सीड ना करे इनकम अगर, तो टैक्स कितना है? 0। अगर 6 से एक्सीड कर जाती है लेकिन 8 से एक्सीड नहीं करती, तो कितना है? 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। चलो इसको 8 लाख कर दो। 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 6 लाख। इसका मतलब कि मैं टैक्स कैसे निकालूंगा? सर 6 से कितना एक्सीड कर रहा है? 2 लाख का 5% कितना बनता है? 10,000। तो हमने कहा सर इसका टैक्स पता है कितना निकलेगा? इसका टैक्स निकलेगा 10,000। हमने कैसे निकाला इसकी बहुत डिटेल में हम बाद में कैलकुलेशंस करेंगे, अभी तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिए। 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। डब्बा नंबर 2 को देख रहे हैं हम, 6 से जितना एक्सीड करेगा, 6 से जितना एक्सीड करेगा, 6 से कितना एक्सीड कर रहा है? देखो 6 से कितना एक्सीड कर रहा है? हमने कहा सर 6 है और 2 लाख एक्सीड किया तो पहुंच गया कितना? 8 लाख। तो 6 से एक्सीड कितना किया? 2 लाख। तो 2 लाख के ऊपर लगा दो 5%, तो टैक्स कितना बन गया? 10। तो हमने कहा सर ये इनकम पर एक रेट अप्लाई हो गया, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसमें पेमेंट ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स ऑन सेम पर्सन, यानी जिसकी इनकम है उसी की इनकम के ऊपर टैक्स का रेट अप्लाई होगा और उसी की जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी को जाकर टैक्स पे करे। क्या ये बात समझ आ रही है? बर्डन ऑफ टैक्स। अब मिसाल के तौर पर मेरी इनकम अगर 24 लाख रुपए है और 24 लाख रुपए में से मुझे टैक्स पे करना पड़ जाता है, तो क्या ये बर्डन है? हाँ बर्डन है सर, क्योंकि आपको 24 लाख में से टैक्स पे करना पड़ेगा, तो अब आपके पास जो रिमेनिंग इनकम होगी वो कम हो जाएगी ना, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी ना। डिस्पोजेबल इनकम किसको कहते हैं? वो इनकम जो खर्च करने के लिए आपके पास अवेलेबल है, जो खर्च करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। तो
अब अगर मिसाल के तौर पर किसी की 8 लाख की इनकम है और 10,000 रुपए उसमें से टैक्स कम हो जाता है, तो अब उसकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी बच गई? सर उसकी डिस्पोजेबल इनकम बच गई 790,000। तो क्या ये बर्डन है? हाँ बर्डन तो है सर। टैक्स का मतलब ही ये होता है बर्डन, उस पर हम बात करेंगे। तो बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, और इसकी पेमेंट भी कौन कर रहा होगा? मिस्टर ए। मिस्टर ए की खुद की जिम्मेदारी है, खुद का टैक्स है, खुद गवर्नमेंट को पे करे। अभी टैक्स की डेडलाइन आ रही है ना 30 सितंबर। अब मिसाल के तौर पर मेरी जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स कौन पे करेगा? मैं खुद पे करूंगा। दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम पर, मेरी इनकम पर मैं ही टैक्स पे करूंगा, और टैक्स का रेट मेरी इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई होगा, डायरेक्ट टैक्स। सो इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? नॉट डायरेक्टली अप्लाइड ऑन इनकम। इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा होता तो कैसे अप्लाई हो रहा होता है? अभी बताते हैं कैसे अप्लाई हो रहा होता है, अभी बताते हैं, टेंशन नहीं लो। इसकी एग्जाम्पल क्या है? सेल्स टैक्स। अच्छा, सेल्स टैक्स की खुसूसी बात यह है कि ये इनकम पे नहीं लगता। ये पता है किस पे लगता है? ये लगता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी पूरी दुनिया है जो हम पढ़ेंगे। सेल्स टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम देखेंगे। 20 मार्क्स का, 19-20 मार्क्स का इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है हर अटेम्प्ट में। इस दफा 19 मार्क्स का बना था। बहुत मजा आएगा इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में इंशाल्लाह। सेल्स टैक्स, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल लेते हैं। कैंटीन में गए और आप जूस पिया। मिसाल के तौर पर 2 लोग कैंटीन जा रहे हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। दोनों कैंटीन में गए और दोनों ने जूस पिया। सर रोज जाके जूस पीते हैं, कोई भी जूस पी लेते होंगे, फ्रूटो का, नेस्ले का, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि सर ये रोज जाके जूस पीते हैं। जूस कितने का है? 25 रुपए, प्लस उसके ऊपर सर जूस पर लिखा हुआ है 5 रुपए का सेल्स टैक्स। ठीक है। टोटल हम दुकान वाले को सर 30 रुपीज पे कर रहे हैं। अभी मैं रेट की कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं। 25 प्लस 5 का सेल्स टैक्स कितने बन गए? 30। अच्छा, ये 25 और 5 का सेल्स टैक्स, ये दोनों की पेमेंट करता कौन है? मिस्टर ए। इसका मतलब एक बात तो तय है कि इस सेल्स टैक्स का बर्डन किस पर है? ए पर, जो कि इस गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। तो सेल्स टैक्स का सबसे पहला उसूल क्या है? सेल्स टैक्स का सबसे पहला उसूल ये है कि इसका बर्डन होता है ऑन एंड कंज्यूमर। इसका बर्डन किस पे होता है? बर्डन ऑन एंड कंज्यूमर। 25 प्लस 5 का सेल्स टैक्स, 30 रुपए का जूस पिया। सर ये महीने में कितने जूस पीता है? महीने में 30 जूस पीता है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि महीने के अंदर ये सेल्स टैक्स कितना पे करता होगा? 150। और ये महीने में कितना पे करता होगा? ये भी 150। सर ये साल में कितना पे करता होगा? ऐसी पूरे साल का निकाल लो, 1800। और ये भी कितना पे करता होगा? 1800। हो सकता है कि मिस्टर ए की पूरे साल की इनकम हो 20 लाख और मिस्टर बी की पूरे साल की इनकम हो 10 लाख। इसने भी 1800 का सेल्स टैक्स पे किया, इसने भी 1800 का सेल्स टैक्स पे किया। दोनों रोज जूस पीते थे। तो अब कोई कह सकता है कि सर उसको क्या जरूरत है जूस पीने की जब कम इनकम है? तो अभी हम वो बात नहीं कर रहे क्या जरूरत है जूस पीने की। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, दोनों इंसान हैं, दोनों के साथ पेट लगा हुआ है और दोनों की जरूरियात एक जैसी हैं, तो दोनों सेम खाएंगे, सेम पिएंगे।
भाई गरीब भी रोटी खाएगा, अमीर भी रोटी खाएगा ना। अब ये तो नहीं बोल सकते ना सर गरीब को क्या जरूरत है रोटी खाने की, तो रोटी की जगह हमने क्या ले लिया इधर, जूस ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है सर कि सेल्स टैक्स 10 लाख रुपए वाला बंदा भी 1800 का सेल्स टैक्स दे रहा है, और जो बंदा साल में 20 लाख कमा रहा है वो भी कितना दे रहा है, 1800 का सेल्स टैक्स दे रहा है। तो थोड़ी सी नाइंसाफी नहीं हो गई? वहां पर देखो जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उसका उतना ज्यादा टैक्स। क्या ख्याल है? 29%। अगर आपने 10 लाख कमाया तो 10 लाख पे 29%, 25 लाख कमाया 25 पे 29%। कंपनी के लिए बोल रहा हूं, कंपनी के लिए। यहां पर भी जिसने 8 लाख कमाया उस पर कम रेट, जिसने ज्यादा कमाया उस पर ज्यादा रेट। लेकिन सर यहां तो 1800, 20 लाख रुपए वाला भी 1800, 10 लाख रुपए वाला भी 1800। तो हमने कहा भाई यही बात है कि सेल्स टैक्स डायरेक्टली इनकम पे नहीं लगता, ये इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। और ये किस पर लग रहा होता है? ये लग रहा होता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, कंजम्पशन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेल्स टैक्स है, अगर सेल्स टैक्स आप लगाते हैं तो गरीब पे बोझ पड़ता है। ये सेल्स टैक्स इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को प्रोमोट करता है, यानी गरीब गरीब से गरीब तर हो जाएगा और अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जाएगा। इसको एक और मिसाल से समझो, यूं समझो मिस्टर ए और मिस्टर बी एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों के पास बाइक है, दोनों के पास बाइक है। मिस्टर बी की पूरे साल की इनकम कितनी है? 20 लाख, मैनेजर लेवल के ऊपर है। 30 लाख की मैनेजर लेवल के ऊपर है, और ये असिस्टेंट लेवल के ऊपर है। इसकी पूरे साल की इनकम कितनी है? 10 लाख। दोनों रोज बाइक पे ऑफिस जाते हैं, दोनों रोज बाइक पे ऑफिस जाते हैं। सेम 70 सीसी की बाइक है, रोज पेट्रोल भराते होंगे, घर भी साथ साथ ही हैं। एक बंगले में रहता है, एक सामने वाले फ्लैट में रहता है, एक ही इलाके में घर है, ऑफिस सेम है। इसका मतलब पेट्रोल भी सेम कंज्यूम होता होगा। तो हमने कहा सर दिन का 1 लीटर पेट्रोल लगता है, मिसाल ले रहा हूं मैं, 200 रुपए का पेट्रोल है, 50 रुपए का सेल्स टैक्स है, 250 रुपए का पेट्रोल है, मिसाल ले रहा हूं 250 रुपए का लीटर पेट्रोल चल रहा है, 1 लीटर लगता है पेट्रोल। तो 250 रुपए में से 50 रुपए का सेल्स टैक्स हो गया। पूरे महीने का कितना सेल्स टैक्स? पूरे साल का? इसका भी? इसका मतलब कि सर अब ये मैनेजर लेवल का बंदा भी पूरे साल में पेट्रोल पे सेल टैक्स कितना पे कर रहा है, और ये असिस्टेंट जूनियर लेवल का बंदा भी पूरे साल में पेट्रोल पे सेल टैक्स कितना पे कर रहा है? सारा। ज्यादती नहीं है? ज्यादती है सर। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? जुल्म क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हमने कहा देखो मसला है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसा हमारा मुल्क है पाकिस्तान, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं, उसमें लोग खुशी से टैक्स देना पसंद नहीं करते। अगर मैं आज आपको कह दूं ना कि इनकम टैक्स है, आज हम तो लोगों के टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, कंपनीज के फाइल करते हैं, हम खुद देखते हैं इनकम टैक्स लोग पे ही नहीं करना चाहते, उससे बचने के तरीके ढूंढते हैं, चोरी के तरीके ढूंढते हैं, छुपाने के तरीके ढूंढते हैं। पीपल आर नॉट विलिंग टू पे इनकम टैक्स, पीपल आर नॉट विलिंग टू पे इनकम टैक्स। तो जब इनकम टैक्स आप नहीं दोगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का पहिया कैसे चलेगा, मुल्क का पहिया कैसे चलेगा, इतनी तरक्की कैसे होगी? ये जो आपको अच्छे अच्छे रोड्स नजर आ रहे हैं, ये कैसे नजर आएंगे आपको? ये जो अच्छे अच्छे स्कूल्स बने हुए हैं, कॉलेजेस बने हुए हैं, जो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, ये आपको कैसे मिलेंगी? हैरान होने की बात नहीं है, मैं तो यूके यूएस की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात थोड़ी कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है ना, सारे रोड टूटे हुए हैं आजकल, हर जगह खड्डे ही खड्डे हैं, सारे रोड टूटे हुए हैं। आजकल लोगों ने गाड़ियां भगाना ही बंद कर दी हैं रोडों पे, ये भी अच्छा हो गया। देखो हर नेगेटिव चीज में से भी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज जरूर निकाल लिया करो। बारिशों के बाद रोड की ऐसी हालत हो गई है कि लोग गाड़ी भगाना ही भूल गए, स्लो चलाते हैं, एक्सीडेंट भी कम हो गए इस चक्कर के अंदर, ठीक है।
तो बात यही है कि जब आप लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देंगे, लोग विलिंगली इनकम टैक्स नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट हर चीज के ऊपर सेल्स टैक्स लगा देगी, सेल्स टैक्स लगा देगी, सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स से सबसे ज्यादा मुतासिर पता है कौन होता है? गरीब आदमी, गरीब आदमी। क्योंकि सेल्स टैक्स ये नहीं देखता कि मैं गरीब से ले रहा हूं या अमीर से ले रहा हूं, क्योंकि एक प्रिंस बिस्किट तो हो सकता है गरीब का बच्चा भी खा रहा हो सकता है अमीर का बच्चा भी खा रहा हो, लेकिन चाहे वो अमीर का बच्चा खाए चाहे गरीब का बच्चा खाए, प्रिंस के ऊपर सेल्स टैक्स तो दोनों दे रहे होंगे और सेम दे रहे होंगे। क्या ख्याल है? तो अब हुकूमत ने तो टैक्स लेना है, यूं नहीं दोगे तो तुम यूं दोगे। तो सर फिर ये हुकूमत क्यों रोती रहती है कि अवाम टैक्स नहीं देती, अवाम टैक्स नहीं देती? हुकूमत आपको बेवकूफ बना रही है। अवाम टैक्स देती है और अवाम बहुत टैक्स देती है। बोलना ये चाहिए कि अवाम डायरेक्ट टैक्स नहीं देती। तो जब अवाम डायरेक्ट टैक्स नहीं देती तो आप बंदूक की जोर पे उनसे कौन सा टैक्स ले लेते हो? इनडायरेक्ट टैक्स ले लेते हो। अब आप बताओ, पेट्रोल के ऊपर टैक्स, आप बच सकते हो इस टैक्स से? बच ही नहीं सकते। एक गरीब आदमी जो बस में ट्रेवल कर रहा है वो भी इसके इंपैक्ट से नहीं बच सकता, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल के ऊपर रेट बढ़ता है, पेट्रोल का रेट बढ़ता है, पेट्रोल का सेल्स टैक्स बढ़ता है, बस का किराया बढ़ जाता है, हर चीज बढ़ जाती है। आप मुझे बात बताएं ना, आलू प्याज टमाटर इन सब की कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि ये सारा के सारा गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है ना भाई, हवा से तो नहीं आ जाता, गाड़ियों में आता है ना। तो जब लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ गई, लॉजिस्टिक्स की फ्यूल बढ़ गया, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। सिंपल एज इजी एज दैट। बात आ रही समझ में? हर चीज के ऊपर इंपैक्ट आ जाता है, हर चीज के ऊपर इंपैक्ट आ जाता है। प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, फ्यूल बढ़ गया फिर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। तो जो सेल्स टैक्स है, दिस इज, आप यूं समझ लें, दिस गिव्स राइज टू इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। गरीब इससे गरीब तर हो जाता है और इससे अमीर को फायदा मिलता है। अमीर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास तो पैसा ही इतना है। बात समझ आती है? ठीक है भाई। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स को, और इनकम टैक्स वही पढ़ते हमारे 3 महीने 3.5 महीने तबीयत से निकल जाएंगे और ऐसे निकलेंगे कि पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। इनकम टैक्स बहुत बड़ा पोर्शन है जो हमने कवर करना है। इसकी बहुत सारे हेड्स ऑफ इनकम हैं, फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट देने के बाद अब हम आ गए इनकम टैक्स पे। तो क्या इसका डिस्कशन हम मंडे से ही शुरू करें? 5 मिनट बल्कि इस पर लगा ही लेते हैं। अब हमारा मंडे से डिस्कशन होगा स्टार्ट इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स का। अच्छा, हम बिल्कुल स्क्रैच से लेकर चलेंगे चीजों को, बिल्कुल स्क्रैच से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप इसको स्टडी कर रहे हैं। कभी किसी ए लेवल्स के स्टूडेंट ने भी इसको स्टडी नहीं किया हुआ, पहले आप लोगों ने इसमें से किसी भी चीज़ को स्टडी नहीं किया हुआ। सो एवरीथिंग इज न्यू फॉर अस, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, वेरी बेसिक। इनकम टैक्स को जब हम स्टार्ट करेंगे, इनकम और टैक्स, टैक्स है क्या? टैक्स, व्हाट इज अ टैक्स? तो टैक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टार्ट में ही, टैक्स इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टू ताकि वो अपने फिजिकल एक्सपेंडिचर्स कर सके, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कर सके। ठीक है, वैसे अगर टैक्स के लफ्जी मानी पे गौर करो, टैक्स के लफ्जी मानी क्या है, लुग़वी मानी क्या है, तो टैक्स के लफ्जी मानी है बर्डन के, बर्डन। तो ये बर्डन है किसके लिए? जो टैक्स दे रहा है, और ये इनकम है किसके लिए? जो टैक्स ले रहा है, यानी गवर्नमेंट।
तो सर जो टैक्स दे रहा है उसके लिए ये बर्डन क्यों है? क्यों है ये बर्डन? ये तो पैसा तो जेब से निकल जाएगा ना सर। जब पैसा जेब से निकल जाएगा तो जेब तो हल्की हो जाएगी ना, इंसान तो हल्का हल्का महसूस करेगा, लाइट लाइट महसूस करेगा। सो व्हाई इज इट अ बर्डन? ये दिल पे बोझ है सर। जब माल निकलता है तो दिल पे चोट लगती है। दिल पे बोझ नहीं है, बेसिकली दिस इज अ बर्डन ऑन डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर मैं साल के 20 लाख कमाऊंगा, 30 लाख कमाऊंगा और उसके बाद फिर उसमें से 2 लाख मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा, तो अगर मैंने 20 लाख कमाए और 2 लाख मैंने टैक्स दे दिया तो अब मेरे पास बचे कितने? 18 लाख। तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम पे बर्डन पड़ गया ना, हाँ या ना? तो जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना मेरी डिस्पोजेबल इनकम पे बर्डन होगा। ठीक है, बट दिस इज अ नेसेसरी एक्सपेंडिचर, दिस इज अ नेसेसरी एक्सपेंडिचर व्हिच इज बर्डन फॉर मी, which is burden on my disposable income, but on the same time this is revenue for the government, और ये revenue हमें देना है, गवर्नमेंट को देना है ताकि ये इकोनॉमिक सिस्टम चल सके। अच्छा, इसके ऊपर बड़े सवालिया निशानात भी हैं कि सर क्या एक इस्लामिक स्टेट में टैक्स होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप देखेंगे सऊदीया में इनकम टैक्स नहीं है, दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, बहरेन में नहीं है, कतर में नहीं है, तो सर पाकिस्तान में क्यों है? यहां से भी हटा दें। तो हमने कहा ये भी एक डिबेट है, इसके ऊपर भी मंडे वाली क्लास में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। मुझे जरा याद दिलाइएगा कि वहां पर क्यों टैक्स नहीं है, यहां पर क्यों टैक्स है। सर क्या एक इस्लामिक स्टेट में टैक्स होना चाहिए, या ज़कात का निज़ाम होना चाहिए, या बैतुल माल का निज़ाम होना चाहिए? तो सर फिर हम टैक्स भी दें, ज़कात भी दें, दो चीज़ें दें। क्योंकि पहले के दौर में जो सहाबा का दौर था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, जो एक आइडियल दौर था, जो एक आइडियल इस्लामी मुआशरा था, सर उसमें तो बैतुल माल का कॉन्सेप्ट था, उसमें तो ज़कात का कॉन्सेप्ट था, उसमें टैक्स का तो कॉन्सेप्ट नहीं था। बात समझ आ रही है कि टैक्स भी दे रहे हो, ज़कात भी दे रहे हो, तो सर क्या ये ठीक भी है या नहीं है? या हम अपने अब्बा को मना करते हैं, देने की जरूरत नहीं है? इसके ऊपर कुछ डिबेट हम करेंगे, कुछ डिस्कशन 10-15 मिनट का करेंगे, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ टैक्सेशन यू शुड नो दिस। आज कोई इस पर बात नहीं करता, आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे पर्सपेक्टिव है क्या ये टैक्स ठीक भी है या नहीं है। अगर ठीक नहीं है, सो वेयर डू वी स्टैंड, हम क्या करें, हमारी क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला मंडे वाली क्लास में बात करेंगे, और इसको तबीयत से हम स्टार्ट करके इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम अपना डिस्कशन आगे लेके चलेंगे। मंडे को हमारी क्लास, अच्छा देखो मेरी क्लासेस किस किस दिन होती हैं मैं बता दूं। मेरी क्लासेस होती हैं मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सॉरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। अभी शुरू में क्लासेस होंगी 10 बजे, फिर आ जाएगी 9:30 बजे। सही है, यानी मेरी क्लासेस 9:30 बजे स्टार्ट हो रही होंगी। अभी तो शुरू में 10 बजे स्टार्ट होंगी, लेकिन फिर मेरी क्लासेस 9:30 बजे स्टार्ट हुआ करेंगी 1-2 हफ्ते बाद। 4 क्लासेस तो ये फिक्स हैं। अच्छा, चूंकि आपको पता है कि पिछली दफ़ा तो छुट्टियां भी थी, रमज़ान भी था, फिर बकरा ईद भी थी, फिर मुहर्रम की भी छुट्टियां थी, और फिर हर चीज़ की छुट्टियां थी, ईदों की छुट्टियां थी, तो संडेज को भी हमने क्लासेस ली थी। इस दफ़ा मेरी भी कोशिश होगी और बाकी टीचर्स की भी कोशिश यही होगी कि संडेज को कोई क्लास आपकी ना ली जाए इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों को क्लास में टाइम पे आना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर रोज़ाना के एतबार से 10-10, 15-15 मिनट मेरे वेस्ट हो जाएंगे, तो इस सेशन के आखिर में एक बड़ा बलून और बड़ा चंक बन जाता है, तो फिर उसको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ जाती हैं। तो अगर आप लोग भी डिसिप्लिन रहेंगे, टाइम पे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन 4 क्लासेस के अंदर ही हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर करते चलें। फिर अगर एंड में ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह रखनी नहीं रखनी, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, हम थोड़ा बहुत इसी को बढ़ा लेंगे आगे, कोई टेंशन नहीं है। 9:30 से 12 है तो कभी 12:30 कर लेंगे, इस तरह से कभी कर लेंगे, आधा आधा घंटा बढ़ जाएगा। लेकिन डेज को कोशिश करेंगे कि इन 4 दिनों पे ही रिस्ट्रिक्ट करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।